नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र पुंडीर जी से बात करेंगे, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ ताज़ी। स्वागत कर रहा हूँ धीरेन्द्र जी का, और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स यानी कि जयपुर डायलॉग्स और धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट दोनों को सब्सक्राइब अवश्य करें। राष्ट्रवादी लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, देखते तो हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो भाई थोड़ा सा कष्ट करके नीचे जाके 10-15 सेकंड लगेंगे आपको, सब्सक्राइब वाला बटन और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए। इतना सा काम करना है। तो धीरेन्द्र जी, आज का बड़ा हॉट टॉपिक है, आमिर खान लव जिहादी है या नहीं है? दरअसल आपने जो सवाल पूछा है उसको गरम आलू भी कह सकते हैं आप। इसलिए नहीं कि भाई इससे मुझे कोई डर हो रहा हो या कुछ, नहीं, कतई नहीं। मुझे इसलिए है क्योंकि इसके बाद मुझे काजी नजरुल इस्लाम की याद आ गई अचानक। मुझे लगा कि अरे आपने तो आज ऐसा सवाल पूछ लिया जो नजरुल इस्लाम के लिए कहा जाता है कि वो तो प्रेम करते हैं, परिवार के लोग निरंतर प्रेम करते हैं, और आपको हैरानी होगी कि मैं उन्होंने आज एक किसी मिनट कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब तक ये चलेगा तब तक मैंने एक 10-12 मिनट का वीडियो किया उसके ऊपर, वो लोग देख चुके होंगे। लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट ये है कि नीतीश राणे ने आज जो है वो बाकायदा ओपन में स्टेटमेंट दिया कि भैया आमिर खान जैसे लोग जो है इनको आप लोग आदर्श बनाते हैं, देखो इनका क्या चरित्र है, ये लव जिहाद करते हैं। तो उसके बीच में साहब शुभंकर मिश्रा जैसे लोग कूद पड़े, कहे बिल्कुल गलत, क्या बात करते हो, लव जिहाद कैसे होता है? तो उसने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, वो भी तलाकशुदा, एक बच्चे की माँ। तो ये कॉन्टेक्स्ट है साहब। नहीं, माफ कीजिएगा, चूंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट बता चुके थे इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट में जो है उसी के पब्लिक को दर्शकों को जरूर बताना बताना जरूरी चाहिए। है। पहले चला गया, कुछ ज्यादा तेज चल गया मैं आज। तो अब वो आप दरअसल, काजी अब आप काजी नजरुल इस्लाम पे आ जाइए, वो भी जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, दरअसल इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि जब मैं बंगाल की खबरें कवर कर रहा था तो बात करते करते मैंने कहा एक आईएएस आप ही के काडर के, मतलब आपका काडर का मतलब नहीं, आपके सर्विस के सर, एक सीनियर मुझसे कहा, दोस्त बातचीत में ऐसे ही, क्योंकि इस बार मैं किसी से मिलने नहीं गया उनके ऑफिस में, क्योंकि पिछली बार जिनसे मिलने गया था उनको बाद में बड़ा दिक्कत हुई हो, तो मैं वहीं से अपना आराम से फोन पे बात कर रहा था। तो मैंने पूछा, हालांकि इस बार जाना ज्यादा अच्छा रहता लेकिन फिर भी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने बात किया कि यार बंगाल की परंपरा में हम लोग कुछ गोशाबा में किस तरह से मुस्लिम अतिवादी वहां क्या कर रहे थे कि लड़कियों का हाथ पकड़ के ले जाते थे, हिंदू लड़कियों का, मतलब ये हालत थी। वो बता रहे थे कि भाई वहां कुछ हिस्से में तो ऐसा हालत थी कि कुछ घंटों के लिए पकड़ के ले जाते थे बच्चियों को, मतलब ऐसा उन्होंने बताया। फिर कहने लगे कि यार, मैंने कहा कि देखिए ये तो वो नहीं है, इस तरह का बंगाल नहीं है, बंगाल में तो नजरुल। तो वो इतनी जोर से हंसे, मुझे लगा इनके जो है फेफड़े कहीं ऐसे ना हो जाए कि उनमें दिक्कत आ जाए। कहने लगे कि काजी नजरुल का पता कीजिए, उनके परिवार में आज तक उन्होंने प्रेम, मतलब जो भी शादी करते हैं प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेमी आदमी है, लेकिन बस हिंदू लड़की होनी चाहिए, शादी वो हिंदू लड़की से ही करते हैं, उनको प्रेम कभी उससे नहीं होता। तो इसीलिए उसी कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि भाई आमिर खान साहब भी प्रेमी आदमी है, उसी परंपरा के आदमी है, और उनको मालूम है कि जब तक इस देश में जो है, भाई खैर वैसे तो उनकी मर्जी है, वो किसी से भी शादी कर सकते हैं, हमको क्या लेना देना, हम क्यों उनके उसमें ना कराएं। लेकिन फिर भी एक बात आती है कि 3 आप शादियां करते हैं, तीनों में चूंकि भाई परिवार है, आपके पिता भी रहे, सब रहे, और चूंकि आप इतने लिबरल होते तो फिर अंदर भी दिखते कि आपके बच्चों के नाम से भी दिख जाता। भाई ये सारी जितने नाटक वो अरे करते हैं, साहब, मैं डिफेंस पेश कर देता हूँ कि देखिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी जो है वो हिंदू से की। उन्होंने शादी की है या वो भी इसी तरह से जबरदस्ती हो ही गई है? मुझे मालूम है उस शादी के भी बहुत चर्चे हुए थे, अच्छा। विरोध पूरा, उन्होंने, उनके विरोध के बाद भी हो गई है वो शादी। तो अच्छा, उसके ऐसा है लिए क्या? मुझे शायद पता ये, नहीं साहब, मैं तो जो डिफेंस आई है वो आपके सामने रख दी। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दरअसल हम लोगों को तो बहुत सारी चीजें तो हम लोग अपने आइडिया से ही देख रहे हैं, अंदर तो हम लोगों को जब तक वहां जाते नहीं है बात नहीं होती। दरअसल उसका भी उन्होंने अपनी तरफ से विरोध किया, बहुत सारा इमोशनल जो भी आइडिया उनका होगा उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन एक बड़ी चीज है, शायद उसी का परिमार्जन वो कर रहे होंगे।
इसीलिए उन्होंने तीसरा फिर कर लिया, नहीं तो फिर दिक्कत होती, क्योंकि भाई गड़बड़ हुआ तो उनका बैलेंस बना रहना चाहिए। वो मेसी है। बल्कि मैं आज एक बड़ा अच्छा, जब आपने एक शुभंकर मिश्रा का नाम लिया, तो एक और कानपुर वाले हैं भैया जी, या कुछ बड़ा अच्छा उनका व्यंग होता है। आज उनका एक वीडियो में देख रहा था, 2 दिन पहले ही बनाया उन्होंने, बाकायदा वो आमिर खान की पूजा कर रहे थे अपने भांजे को बुला के। कह रहा था यही तो अकेला है जो 3-3 कर रहा है, और पहली सारी साथ में आ जाती है। कह रहा हमारी तो एक भी नहीं है। तो नहीं, लगा कि उसकी अच्छी बात है कि वो एक साथ 4 नहीं कर रहा है। हाँ, और मतलब क्या बताएं कि भाई खुदा ऐसे लोगों को दोज़ख दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपके अरशद मदनी जी की तरफ से कह रहा हूँ कि खुदा ऐसे लोगों को दोज़ख दे जो 4 शादियों के ऊपर रोक लगा देते हैं। अब बताइए, आपके शुभेंदु अधिकारी ने 2 से ज़्यादा शादियों पर रोक लगाई। मैं यही पूछ रहा था कि यार 2 से ज़्यादा का क्या मतलब? या तो 1 से ज़्यादा पे लगाओ या बिल्कुल मत लगाओ। तो नहीं, नहीं, नहीं। हिमंत बिश्व शर्मा ने तुरंत उसका करेक्शन किया और उन्होंने हाँ, कहा 1 से ज़्यादा शादी नहीं होने दूँगा, कर लो तुम बात। वो लेकिन दरअसल आमिर खान के साथ कहना पड़ेगा कि भई देखिए उनका जो है उन्होंने अपना फिक्स कर रखा है, वो 16 साल शादी रखते हैं। पहली शादी उनकी 16 साल चली, किरण खेर रीना की शायद दत्ता के साथ, रीना दत्ता के साथ में, और दूसरी शादी भी उनकी 16 साल चली, अच्छा किरण राव 16 के ही साथ। साल। हाँ, हाँ, 16-16 साल चली, कोई 16-16 साल की शादियाँ होती हैं उनकी। तो ये वो होता है ना, आपके हमारे जावेद चीचा कहते हैं ना क्या, एथीस्ट मुस्लिम, आई एम एन एथीस्ट मुस्लिम। वो ऐसे सुनिए। दरअसल लेकिन ये तो शुभंकर ने और ज्यादा अच्छा पर्दाफाश किया ना। शुभंकर तो बहुत अच्छा किया उसने। उसने ये भी बता दिया कि बेचारे ने बेवा के साथ की है, डाइवोर्स ही किया है। भाई डाइवोर्स ही है, उसने डाइवोर्स ही है, जो भी कहा होगा मुझे मालूम नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन और भाई क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है। हाँ, अब ये तो भूल ये जाते हैं कि साहब के लव जिहाद टर्म का इजाद क्रिश्चियंस नहीं किया था, ये भूल गए। हाँ, लेकिन आप वो ये देखना चाहिए कि ये बिल्कुल अरब की कल्ट है भाई। उन्होंने यही तो कहा है सीधा कि भाई वो जो है बेसहारा होनी चाहिए, और वो नहीं चाहिए, फिर आप शादी कर सकते हैं। फिर तो आपने सही काम किया ना, और बच्चा भी है, तब तो और बड़ा इसकी महानता बढ़ गई होगी। मुझे लगता है कि इसको थोड़े दिन बाद और महान कहा जाएगा कि देखिए इसने, वो बेचारी, उसके पास घर चलाने के पैसे नहीं थे। यही तो कहा जाता है भाई, शादी क्यों की जाती है, डिवोर्स माँ क्यों शादियों की इजाजत दी थी। मैं जब भी देखता हूँ किसी इस्लामिक धर्म प्रचारक को सुनता हूँ, तो वो ये कहता है कि भाई वो युद्ध हो रहा था, बहुत सारी बेवाएं हो गई थी, उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, उनके बच्चे नहीं थे, उनके सर पे चादर रख दी। तो इस तरह से हम लोगों को मानना चाहिए कि आमिर खान साहब तो और भी बड़े वाले हैं, उन्होंने तो चादर रख दी, वो तो चादर लिए घूम रहे हैं। भाई देखो वही क्या, बच्चे देखो, आप देखो ये क्या है। मुझे उसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा दर्शकों, मैं कोई मजाक वो नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बड़ी उनका एहतराम कर रहा हूँ कि आप सोचिए उन्होंने धर्म का कितनी शिद्दत से पालन किया। उसको ये कौन है वो शुभंकर मिश्रा, वो बेचारा कुछ और देख रहा है। लेकिन उसकी दिक्कत है शुभंकर की, शायद वो बेचारा समझ नहीं रहा होगा, वो गंगा जमनी का जो है कहानी सुना रहा होगा वो बेचारा, वही पढ़ के आया होगा, उससे आगे पढ़ने के लिए तो उसको टाइम चाहिए, नहीं, वो इतना तो है। भूल गया ना वो। बाकी हमें तो याद है कि वो सत्यमेव जयते इनका आया करता था कार्यक्रम, उसमें केवल केवल और केवल हिंदुओं की बात हुआ करती थी। ये उन्होंने कभी भी जो है वो मुस्लिम धर्म की किसी भी बुराई का कभी कोई पर्दाफाश या कभी उसके ऊपर कोई चर्चा या कभी उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया। ये जबकि अच्छी उनको बात है। सबसे पहला विचार विमर्श तो उसी पे करना चाहिए था। याद होगा वो क्या नाम था उस बच्ची का, जो हमीदा या क्या नाम था, जो 9 साल की बच्ची थी, जिसको वो ले जा रहा था बेचारा, उसके क्या बोलते हैं उसको, मुताहा, निकाल मुताह में, या हैदराबाद से, जिसको उस पाए जो केबिन क्रू ने देखा था उस बच्ची को। उसके बाद हैदराबाद की, याद होगा वो फिल्म भी बाद में बनी कि किस तरह से वो वहां ले जा रहे थे, अरब में ले जाते थे वो बच्चियों को शादी करके, 8-8 9-9 साल। और ये तो हैदराबाद, और ये तो मेन सेंटर थे उनके। उस पर नहीं बना, उस पे बनाना चाहिए था उनको कि भाई नहीं, कितने उस पे नहीं बच्चे। बनाया, उस पे नहीं बनाया उन्होंने। सारे के सारे जो थे वो हिंदुओं के सरोकार पे बनाए, और उसके बाद उनका जो पहला था सत्यमेव जयते वो 2012 में शुरू हुआ। उसके बाद फिर दूरदर्शन पे और सब पे पता नहीं कहाँ-कहाँ चलता था वो। फिर उसके बाद फिर तो 2013 में भी चला। लेकिन 2014 का उनका वैसे पहला पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा कि 2014 में अक्टूबर में आई थी, उसके बाद फिर नहीं आई। 2014 के बाद फिर उनको ज्ञान आ गया और उन्होंने कहा कि मैं हम बहुत डरते हैं। किरण जो है हाँ, वो बात तभी तो छोड़ना डरना चाहती है, शुरू हुआ भारत ना। छोड़ना चाहती है। भारत छोड़ते-छोड़ते आमिर खान को छोड़ गई।
नहीं उसमें और इंटरेस्टिंग हुआ, कल मैंने देखा वो उसका एक अजीब सा फोटो वो आ रहा था, चूंकि वो भाई उनका अपना ड्रेस सेंस है, वो बहुत सारे लोगों को अजीब लगता होगा, लेकिन मुंबई में यही फैशन होगा, जो भी होगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन कल मैं उनको देख रहा था तो किसी ने कहा कि भाई ये इसी तरह से लिखा हुआ था कि साहब इसको जब तक आमिर के साथ थी तब तक डर लग रहा था, अभी ये बड़े आराम से अकेले वो बाजार में घूम रही थी कि ये उसी बाजार में घूम रही है। वो कहने लगे कि इसका डर क्या आमिर खान के साथ रहने का था, और उसने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आया इसकी बात का कॉन्टेक्स्ट, अब समझे होंगे कि ये कह रही थी मुझे आमिर खान के साथ डर लगता है, देखो अब तो आराम से घूम रही है बाजार में, उसके बच्चे भी यही घूम रहे हैं, वो सब चीजें यही घूम रही है। उसने तो जाके जर्मनी की या वहां की टैक्स अप्लाई नहीं किया, जबकि उसको तो करना चाहिए, लंदन या जर्मनी दोनों में बहुत अच्छा माहौल हो गया, जब से आमिर खान साहब के समर्थक वहां बहुत बढ़ गए हैं तब से बहुत अच्छा माहौल हो गया। फ्रांस में भी जा सकती है, मोरक्को के कुछ मोरक्को आरफा घूम रही है ना ईरान में। हाँ देखो, और किस तरह रोई बेचारी वो, मतलब आप सोचिए। और उसने लिखा कि ये इतिहास जो है उसने बाउंड्री पार कर ली ईरान के खोमेनी के, और उससे हाथ नहीं मिलाया, उस आदमी ने हाथ नहीं मिलाया। बताइए, हाथ नहीं मिलाया, हिजाब नहीं पहने हुए थे, वो घर के अंदर जा रही है सब, उसने पूरी तरह से उसने ईरानी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नहीं उसने एक अच्छा याद है आपको, हमारे यहाँ के वैसे शेर तो हफीज साहब मेरठी का था, लेकिन लोग कहते नहीं वो कि उसको बसीर ने अपना बना दिया तो कोई हाथ भी ना बढ़ाएगा, है ना, जो गले मिलोगे तपाक से, वो क्या है, जो हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक, जरा फासले से मिला करो, जब मिजाज का शहर, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला। तो ये बेचारी समझ नहीं पा रही है, ईरान है, अजब मिजाज का शहर है, थोड़े दिन और वहां रह लेती, अभी तो ये मेहमानदारी सारी निकल जाए, उसके बाद ये बिना इसके जिस तरह घूम रही थी उस तरह से थोड़े दिन बाद इसी बाजार में घूमती, और महसद में ज्यादा घूमती तो ज्यादा अच्छा था, जहां मतलब दफना गया, तो उसको पता चलता कि वो महिसा अमीनी के साथ क्या हुआ था। हाँ वो भी तो मशाद की थी, सही बात है। मैं यही कह रहा हूँ। तो ये चल रहा है साहब, और साथ में आपके जो है वो अब कॉकरोच जनता पार्टी के सम्मेलन में बड़े बड़े लोग पहुंचने लगे हैं, अब वहाँ पे जो है वो नज़में भी गाई जाने लगी हैं। टीयू की प्रोफेसर है और रिटायर्ड हाँ, नाम रहेगा अल्लाह का, आ गई वही पुरानी। सबसे बढ़िया बात जानते हो क्या होती है कि मैं जब भी देखता हूँ लेफ्ट के लोगों को तो मैं प्रकाश राज भी पहुंच गया वहां पे, बताइए आप। प्रकाश राज नहीं आ रहा तो तभी तो वो समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज सुबह 900 लोगों ने वो खाली थी आइसक्रीम, तब तक सुबह नहीं आइसक्रीम बटी या क्या बटा, सुबह कुछ और बचा है। हाँ पेस्ट, हाँ वही, सुबह माफ करना मैं गड़बड़ हो जाता हूँ क्योंकि मैंने वो खाई नहीं ना, मैं भी जा नहीं पाया वहां खाने। आप जाना चाहिए, आप एक बार तो चाहिए, चक्कर लगाइए। अरे वो वहां आपको तो वैसे भी आप रिपोर्टर, अपने को आपका जो रिपोर्टर धर्म है वो बीच बीच में खुलासे मारता होगा, तो जाइए जरा रिपोर्टिंग कीजिए वहां। नहीं मैं वहां इसलिए नहीं जा रहा, वो मुझे हिट समझ लेंगे, ब्लैक हिट। हिट तो वहां बहुत सारे जा रहे हैं, जो लोग जा नहीं वहां उसी तरह के जा सकते हैं ना सर, जो बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं, जो अंताक्षरी चल रही है। ये पहली बार इस देश ने बड़ा अच्छा, दरअसल मैं ये कहता हूँ सोशल मीडिया का इतना खिला हुआ रूप तो हमने कहीं नहीं देखेगा, खिलेगा तो देखेंगे उनका जो उनके अपने विनोद शुक्ल जी की कविताओं का वो था, खिलेगा तो देखेंगे, मतलब उनका एक लिटरेरी काम है, तो उसपे मुझे लग रहा है कि वहां हमने देखा कि चलेंगे तो देखेंगे, वो अगर कुछ कह रहे वो और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जवाब होते हैं, वो कहते हैं कि तुम अच्छा बताओ सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, वो तुरंत सीबीएसई की फुल फॉर्म भूल के नरेंद्र मोदी जी की विदेशी यात्राओं का वो वर्णन करने लगती है कि इसमें क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, फिर पूछता है नीट की वो बताइए नीट की फुल फॉर्म है, नीट की फुल फॉर्म भुला के वो ये बताने लगती है कि रोजगार के डाटा क्या है। जिसको ये नहीं पता कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, जिसको सीबीएसई में पढ़ते हुए सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं पता, वो फॉरेन पॉलिसी पे भी उतने उत्साह से बोलती है और वो उतने ही उत्साह के साथ ये भी बताती है डाटा क्या क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स समझाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग। दूसरा एक बड़ा वो तो है ही है साहब, वो तो बेचारा एक है, वो क्या सिक्योरिटी गार्ड वार्ड का काम कर रहा है, उसको आईएएस बनना था, बीए पास किया उसने, उसको डॉक्टर बनना था।
वो सबसे नहीं, सबसे बड़ा तो पूछा कि तुमने एग्जाम दिया कि नहीं दिया, तो एग्जाम कह रहा एग्जाम दिया दिया, कि ब्राह्मणवादी सब सिस्टम है। हाँ, उसने नहीं मुझे एग्जाम देने दिया। उसकी कापी का, उसकी जो हमारे गांव में गाया था, उसकी कापी कलम छीन के भाग गया मास्टर पंडित जी। लेकिन ला भाई इसको नहीं करना देगा, मतलब कोई पूछेगा भाई तू जाएगा पढ़ेगा, उससे अगर वो फुल फॉर्म ही पूछ लेता तो फिर वो भी फिर यही कहता कि ब्राह्मणों ने रटने दिया आपको। अभी तो वो बहुत ही अच्छा वो आ रहा है मुरुगन, जो फिल्म वाला जो जिसने बनाई धनुष वाले फिल्म में, वो कह रहा है कि कैसे हमने ब्राह्मणों के गांव खाली कराए, हम कैसे महिलाओं के उनके रास्तों में कूड़े डाल देते थे, उनके घरों में हड्डियां फेंक देते थे, तमिलनाडु से गांव से ब्राह्मणों को कैसे भगाया, उसने बताया बेचारे ने, वो खुद ही बता रहे। तो इसलिए चिंता वो नहीं है, ये खुद जाके खुद ही बताने लगेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। दरअसल जितने भी थे वहां ये समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब एक बात तो मुझे बड़ा अच्छा लग रही है कि सर देखिए, ये आदमी कुछ भी कहिए, उसको सही समय पे केजरीवाल ने धक्का दे दिया था, वरना ये आदमी उसका भी गुरु निकलता। बहुत बढ़िया आदमी था ये। कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है कांग्रेस, दरअसल दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिया। उन्होंने कहा कि एक और आ जाएगा ये, अगर ये कल को खड़ा हो गया तो कुछ, क्योंकि एक देखिए आप वहां पहले से ही कन्हैया को इसी उम्मीद पे ले आए थे, कन्हैया है तो वोट आएंगी, वोट आई नहीं, उसके साथ और कुछ आने लगा। दूसरा वो और राम मंदिर के चंदे के ऊपर कन्हैया कुमार भी बोल रहे थे उस दिन, ये गजब हो गया साहब। नहीं अभी तो उसने बहुत अच्छा बोला, मैं सुन रहा था एकनाथ शिंदे पे बोल रहा था, कह रहा कि इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये क्या है, इसको कौन पूछेगा। अगर ये नहीं, मैंने सोचा यार तू 3 बार चुनाव लड़के और कहने लगा उनकी क्या इज्जत है, अगर अमित शाह कह देंगे तो वो खड़ा रहेगा। तो मुझे याद आया यार तेरी तो बहुत इज्जत है, तुझे ट्रक से धक्का दे दिया था राहुल गांधी के, बिहार में चढ़ने नहीं दिया था तुझे और पप्पू यादव को, और इसके बावजूद तू इज्जत और बेइज्जती की बात करता है। और राजनीति में इज्जत बेइज्जती कभी होती नहीं है, वो तो हाथ पकड़ के बात कर देते हैं लोगों को, वो तो ताकत आती है ताकत जाती है। लेकिन ये दरअसल कांग्रेस का तो इतना ज्यादा मैं कई बार आइडिया देखने लगता हूं कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब आप सुप्रिया श्रीनेत्र का नया खुलासा आपने शायद नहीं पढ़ा है, आपने, उसने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। उसने चुनाव तो रोज करती है, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? आज वाला किया ना उसने, चुनाव कैसे लड़े जाएंगे कल किया उसने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का आधार पंजाब में गुरु नानक देव और यूपी में भगवान राम का होगा मुद्दा। ओहो जी, आप बड़ी चीज भगवान राम के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जी, और गुरु नानक देव जी के पे भी लड़ेगी। वाह, ये तो गजब हो जाएगा साहब। हाँ, मतलब आपको सतलुज फिल्म से सिर्फ ये नहीं है, मतलब जो लोग हो रहे होंगे। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सरकार ने बताया कि भाई उनकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी कि ये लगा रहना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है, आराम से देख रहे लोग अभी। नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है, अभी देख रहा था। अच्छा हाँ, अभी अभी आप खोलिए, अभी दर्शकों को मेरे इस पे, मतलब मेरे फोन पे नहीं, अगर मैं उठाता तो आपको ले जाके कैमरे से दिखा सकता हूँ, भी चल रही है और सरकार ने रोक लगाई हुई है। मैं अभी आपके प्रोग्राम में 2 मिनट मुझे लेट जो हुआ तो मैं वो शॉर्ट्स देख रहा था, क्योंकि मैंने सोचा जब भाई देख ही रहे हैं तो मैं कैसे, मुझे तो पता है कि पढ़ना है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि वो यकीन किस पे कीजिए, यकीन का क्या है, हमको पता है हमारी आस्तीन में क्या है। तो हमको तो पता है ना कि ये लोग जो दिखा रहे हैं वो बेहतर है, क्योंकि लोगों को तो ये ध्यान ही नहीं था। और कांग्रेस, मतलब अकाली जो कर रहे हैं, कांग्रेस उसमें आ गई। मैं तो हैरान हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, ये खुद ही, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि खुद ही वो, उनका समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। वो तो ये समझ रहे हैं कि जनता उनको बैठा रही है, जनता, मतलब एक और का मैं देख रहा था, उसने कहा था कि कुछ और बड़े अच्छा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। और केसी वेणुगोपाल आजकल बहुत घूमने लगा। अब केसी वेणुगोपाल मतलब वहां केरल से निकले तो अब उसको लग रहा कि वो बाकी सब देश में पूरा जन नेता वही हो जाएंगे, तो राहुल गांधी नहीं तो केसी वेणुगोपाल होंगे जनता में कांग्रेस का चेहरा। बड़ा मतलब कांग्रेस को लेके तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। राजेंद्र गौतम का जो हम लोग पिछली बार डिस्कस कर ही रहे थे, तो वो अभी दिल्ली आ गया है वापस, सभी तो यूपी से निकल के, उसने कहा है कि साहब वो तो दबाव बनाने के लिए किया गया था, नहीं तो हमारी तो बड़ी संभाव है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, पीडीए वालों ने अब नाट्य मंडलियां निकाल दी हैं।
तो वो बार बार जा रही हैं, बाकायदा गांव गांव में पीडीए बाकायदा बोर्ड बल लगता है, फिर उसमें पीडीए के कपड़े पहने हुए लड़कियां बच्चे सब वो कर रहे हैं नाटक कि क्या होगा, कहने लगे जो रुकी हुई योजनाएं फिर से मिलेंगी, साइकिलें मिलेंगी, पैसा मिलेगा और वो सब चीजें। तो इस बार चुनाव बड़े दिलचस्प होने जा रहे। बाकी राहुल गांधी कोई नया किताब, नई कहानी या कुछ और लेने गए हुए, वो जब आएंगे तब आगे पता चलेगा सर। 20 को है तो तब तक आ ही जाएंगे। है कहाँ, मतलब वो एक, वो मुझे ये बताया, बीच में उनको दिखाया गया कि साहब वो जयपुर आए हुए हैं। हमारे यहाँ के पेपर्स में कुछ नहीं आया, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार अगर राहुल गांधी जयपुर में थे, कुछ तो आना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि साहब वो तो थे ही नहीं, तो मतलब वो क्या, वो एआई इवेंट थी, वर्चुअल इवेंट थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। राहुल गांधी के वैसे कुछ संत होते हैं ना, जो एक ही समय पर कई स्थानों पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। राहुल गांधी को कई लोगों ने कहा भी, सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा भी है कि वो संत है। संतन को उसका सीकरी से काम, तो उनको ये भी तो कहना चाहिए उनको सीकरी से क्या काम है। अब वो तो सीकरी की क्यों ढूंढ रहे हैं, उनके सारे समर्थक उनको सीकरी दिलाने पे क्यों लगे हुए कि भाई ये प्रधानमंत्री बनेगा तो संत है। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मैं भी उनको लेके कंफ्यूज इसलिए हो जाता हूँ कि एक दिन बड़ी गलती करने से मैं बच गया। मैंने देखा यार अभी तो ये वैष्णो देवी दिख रहे थे, वैष्णो देवी चढ़ते हुए याद है अभी 4 दिन पहले। फिर मैं अभी वैष्णो देवी समझ रहा था कि चलो यार इन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, अच्छा किया है, तो बहुत ही सज्जन आदमी है। उसके कुछ ही घंटों बाद या दूसरे दिन बाद ही मैंने देखा वो केदारनाथ की गुफा में उस साधु के साथ बैठ के खाना खा रहे और उससे कह रहे कि तूने मेरे लिए क्या सीखा। और फिर अचानक मुझे किसी ने बताया कि नहीं यार वो तो अभी दिल्ली में थे। मेरी तो समझ में नहीं आया, जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा कंफ्यूजन तो मुझे लग रहा है इसीलिए उन्होंने कहा अब मैं कंफ्यूज कर करके मैं वोटर से वोट ले लूंगा, उसको इतना कंफ्यूज कर दूंगा कि वो मुझे वोट और देगा। अब पता चल रहा है कि पिछले 20 दिन से तो वो भारत लौटे ही नहीं। लोग अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या, मतलब ये क्या वो किस तरह से, मैंने कहा ना कि वो चाहते हैं कि वोटर इतना कंफ्यूज हो जाए कि मुझे देखने के लिए ही वोट दे दे कि चलो मैं राहुल गांधी इससे बाहर दिखेंगे तो। पता नहीं मतलब उनकी पॉलिटिक्स को लेके मतलब एक सिंसियर उस पे अगर लोग जिनको लगता है कि भाई हम पॉलिटिकल बात उन पे कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही घुटने भरे पानी में चले जाएंगे। उनके बारे में सिर्फ रशीद किदवई साहब बता सकते हैं, या फिर वो जो बाकी एक उनके एक और पत्रकार हैं जिनको आजकल कांग्रेस एक्सपर्ट कहा जा रहा हर जगह पर, और जिन्होंने सबसे अच्छा बताया था कि वीडी सतीशन तो मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं है। वो पढ़ा है, सुबह ही उन्होंने कह दिया कि वीडी सतीशन को तो धमका दिया राहुल गांधी ने, बहुत नाराज हो गए। और फिर पता चला, मैंने देखा मैंने भी सोच लिया भाई ये तो कांग्रेस का अंदर का आदमी, इसको सब यही कहते हैं कांग्रेस एक्सपर्ट। 4 घंटे बाद मैंने देखा वीडी सतीशन जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, नीचे चल के आ गया। फिर वो अगले दिन मैंने देखा, वो अगले दिन ये बता रहा कि वीडी सतीशन का सिलेक्शन क्यों हुआ, राहुल गांधी ने किस तरह से अपने आप उसको, बाकी सब उसके विरोधियों को वो कर दिया बुलडोज और उन्होंने चुन लिया। वो दोनों पढ़े, दोनों वो पढ़े। तो इस तरह के लोग ही बता पाएंगे सर, हम लोग नहीं बता पाएंगे। ऐसा तो कई है वैसे तो। कमी नहीं है गालिब। लेकिन राहुल गांधी जो है वो पंजाब का कुछ कर ही नहीं रहे। पंजाब में अलग सरफुटबॉल चल रही है, 2 लेवल की सरफुटबॉल चल रही है। और एक चीज़ है, एक चीज़ से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरह से ओपनली एंटी खालिस्तान स्टैंस लिया है, वो हमारे जो कुछ और प्रबुद्धजन हैं उनको ऐसा लगे कि साहब कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सही स्टैंस है और ये इलेक्टोरली भी सही स्टैंस है। दरअसल एक बड़ी चीज सर मैंने ये देखी है, मैं तो अब यही कह रहा था, मैंने कहा अभी मतलब पहले तो चन्नी वाली बात कर लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत गंभीर इशू पे है। दरअसल चन्नी पूरी कांग्रेस को चवन्नी में तब्दील करने में लगा। कल आखिर 5 दिन के लिए गया था भूपेंद्र, 5 दिन के लिए भूपेश बघेल गए और कहा कि 5 दिन में मैं मुलाकात करेंगे, ये करेंगे, नहीं करेंगे, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। छठे दिन आखिरकार किसी तरह तय हुआ कि साहब वो गुरमेल सिंह राणा के घर में, गुरतेज राणा के घर में मीटिंग का हुआ कि भाई वो लेके मीटिंग करेंगे, वो करेंगे। तो उसमें कहा कि अकेले होंगे, तो चन्नी ने कहा नहीं, वो सारों को लेके पहुंच गया जिसमें विधायक थे उसके साथ के और वो सब लोग थे। उसके बाद बातचीत हुई,
बहुत दबाव के साथ बातचीत हो रही थी। तो उसने कहा कि भाई हमको इसको हटाइए आप, ये जो है हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कंप्रोमाइजिंग करता हो, ये करता हो, और उन्होंने कहा कि हटा लीजिए इसको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हटे, वो जो है ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो दिल्ली जाके ही होगा। तो फिर बात क्या कर रहे हो तुम? लेकिन चलिए, बात उसके बाद भी मान लीजिए। उन्होंने कहा कि फिर हमको कैंपेन कमेटी का हेड बना दीजिए, मतलब वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दीजिए अगर आप इसको नहीं हटा रहे। तो उन्होंने कहा ये भी मुख्य वहां करेंगे, दिल्ली में तय होगा। तो कुल मिला के बातचीत वहीं की वहीं रह गई, और अब सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है एक जीतती हुई बाजी इस बार भी हार जाएगी क्या, क्योंकि कांग्रेस के हर आदमी को ये लग रहा था कि वो चुनाव जीत रही है कुछ दिन पहले तक। हालांकि जो हम लोगों ने निकाय चुनाव देखे उसमें बुरी तरह हारी, वो एक्सपेक्टेशन के अलग थी, लेकिन फिर भी अगर आप वहां के किसी मतलब जर्नलिस्ट जो अभी तक जो बात कर रहे हैं, मैं लोकल के लोगों से जो बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ये भगवंत सिंह मान को लेके थोड़ा सा वो हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, और खासतौर से जिस तरह से उसका वो वाला इशू चला है। हालांकि सारे सिख तो वहां दिख रहे हैं, उनकी पार्टी में तो दिख रहे हैं। मुझे लगा था कि इसको जब से उन्होंने वहां अकाल तख्त पे जिस तरह बुलाया गया, सब किया गया, उसका कोई रिएक्शन कुछ दिखा नहीं। तो मुझे लगा कि कांग्रेस ने पहले से ही तय कर रखा कि अब इसको किसी भी कीमत पे जीतना नहीं, ये तो पहला तय कर रखा। तो इसीलिए अभी वो मीटिंग जो हो गई उससे कोई राह नहीं निकली है। वो ये कह के भूपेश बघेल आए हैं कल की मीटिंग के बाद कि मैं ये सारी बातें हाईकमान को बता दूंगा, और मुझे तो सिर्फ ये यही काम है। मतलब वो एक पोस्टमैन की तरह गए थे, साहब आप चिट्ठी लिख दो, मैं जाके दिल्ली दे दूंगा। इससे पहले तीन, आपने देखा होगा कि वो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अजय माकन भी थे, एक भजन लाल भी थे कांग्रेस का ही, और एक और महिला मतलब वो थी। उन लोगों ने भी ये रिपोर्ट दी थी राहुल गांधी को कि भाई ये रिपोर्ट ये है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो जिस तरह की हीला हवाली रहती है, जो फैसले लेने में देर होती है, वो फैसले लेने में उतनी देर है। मतलब पंजाब को लेके अभी तक उनके दिमाग में, चूंकि उनको लग रहा है ये जीत है, जैसे आपने देखा ना केरल में जीत गए है ना, और इस बार केरल की जीत उनकी बेहद 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 नाजुक जीत है, जिसमें वो पूरी तरह डिपेंडेंट है मुस्लिम लीग पर। जबकि उनको जब भी इससे पहले कभी हुआ तो वो जीत के आते थे अपने आप, जब भी चेंज होता था। क्यों? क्योंकि इसी हिलावाली के लास्ट दिन तक उन्होंने कहा कि हम ये तय करेंगे कि साहब कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बाद में देख लेंगे, कि वो बनेगा, सतीशन बनेगा, चैनल थला बनेगा, या ये बनेगा अपना क्या नाम आपका जो केसी वेणुगोपाल। उसको लेके आखिर तक कंफ्यूजन में रहा, और 21 सीटों पर वो निपट गए। इसी तरह से पंजाब में उनका अब बहुत ही कंफ्यूजन है कि ये क्लियर नहीं है। अगर चन्नी टूट के जाता, वैसे मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि चन्नी की बाहर आके कोई हैसियत तो वैसे तो है नहीं, पिछली बार तो दोनों ही सीटों पे चुनाव आ रहा था। लेकिन जिस तरह से लगता है चन्नी का, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, चूंकि राजनीति में सर बार्गेनिंग की जाती है, टाइमिंग होती है, किसी भी बड़े आदमी का कुछ नाम नहीं होता, टाइमिंग होती है कि वो दांव किस समय चलता है। चन्नी इस समय अपने बेस्ट ऑप्शन कर रहा, और अगर केंद्र सरकार, इनके केंद्रीय हाईकमान ने मान लिया कि हम इसको बाहर करके भी जीत सकते हैं, तो उसके लिए नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये पहली चीज है। लेकिन दूसरी चीज, आपने कहा रवनीत बिट्टू का, मुझे लगता है उसके अलावा उनके पास कोई स्टैंड होना भी नहीं ना, क्योंकि वो तो सर्वोच्च बलिदान जो हो सकता है वो दे चुके ना भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि इस मैटर पे, खालिस्तान वाले मैटर पे, बीजेपी पंजाब में और बीजेपी सेंटर में हमेशा कंफ्यूज रहती है। हाँ, हमेशा रही, शुरू से रही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रवनीत सिंह बिट्टू ने, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी के फेस हैं चुनाव के लिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने जो क्लियर कट स्टैंड लिया, वो क्लियर कट स्टैंड ही भाजपा को जिता सकता है। और उसका कारण है, लोग कई बार पूछते हैं कि भाई 84 में ये सब किया कांग्रेस ने, और उसके बाद भी पंजाब ने, सिखों ने कांग्रेस को हाथों हाथ लिया, उसको इतनी बार सरकार में, मतलब उसके बाद मेरे ख्याल से 4-5 बार वो सरकार बना चुके हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसका भी पंजाब के ही कुछ लोगों ने मुझे समझाया, उसको फिर मैंने जब टेस्ट किया तो पाया बिल्कुल सही है कि जो पंजाब की जब लोग बात करते हैं तो वो जट सिखों के ऊपर ही आके अटक जाते हैं। सारा कुछ जो है, पूरा पर्सपेक्टिव वो जट सिख से बनाते हैं अपना। जट सिख का एक जो हिस्सा है वो पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है, अंग्रेजी सिख है वो। अंग्रेजी सिख जानते हैं ना, मैकॉलिफ वाला। मैकॉलिफ वाला सिख जो आपने
बहुत फेमस कर दिया, मुझे भी समझ में आ गया। तो वो मैक सिक्खी जिसको बोलते हैं, मैक सिक्खी या अंग्रेजी सिक्खी, तो वो अंग्रेजी सिख है। तो वो बाकी 70% से ऊपर जनता, 70 पर मैं कहूँगा लगभग 80% जो जनता है, वो इस नैरेटिव के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो कतई नहीं चाहती कि इस तरह की बात वापस आए या कुछ भी हो। तो लेकिन वो जो है वो उसके साथ खड़ी होती है जो खालिस्तान के साथ अगेंस्ट में क्लियर स्टैंड लेता है। जो कांग्रेस ने लिया, अमरिंदर सिंह तक लिया, उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी आ गए। मेरे ये विश्लेषण है मेरा, आप बताइए। दरअसल मैं तो दूसरे चीज सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस फिल्म को जब बात हुई, मतलब मेरा देखना, तो मैंने बताया अभी आई है ओटीटी पे, तो वो अभी भी चल रही है। नेटफ्लिक्स पे मैं बता रहा, नेटफ्लिक्स पे तो मैं देख रहा था। दरअसल एक बड़ी चीज मुझे ये लगती है कि लोगों को लगा कि शायद इससे उन्होंने धुरंधर का या फला या कुछ भी, वो लोग जो भी कहना चाह रहे होंगे उन्होंने जवाब दिया, या जिसमें, और सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, इंटर डिपार्टमेंटल जो कमेटी थी अंतर उसकी, उस कमेटी ने भी इसका विरोध किया। ये लेकिन मुझे एक चीज का वो लगा कि आप ऐसी कई फिल्में बना लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में बना लीजिए, असम में बना लीजिए, चलिए कहीं बनाइए, जहां बनाइए, आप देखेंगे कि आपको हिंदुओं के नरसंहार की कहानियां वहां मिलने लगेंगी। वरना तो यहाँ देखिए देखिए आपने क्या किया, आपने उन्होंने पूरा खालिस्तानियों ने और अकालियों ने इस मुद्दे पे हमेशा से विक्टिम कार्ड को रख के, और बहुत ही हुआ भाई, नुकसान तो हुआ ही है, सिख बहुत मरे, ऐसा नहीं है कि नहीं मरे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आतंकियों के फोटो भी लगा दिया, आपने देखा होगा उनमें बाकायदा वो लोग उनके जुल्लूसों में नाम भी लेते हैं, सब चीजें करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, मैं 35,000, अगर वो लोग 36 उसके 25 कह रहे, तो फिर मैं 35,000 के आंकड़े पे यकीन करता हूं। अगर वो कह रहे हैं 25,000 वो आंकड़ा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खबर कवर की। मैंने उस समय 2003-4 में मैं गया था, अमृतसर गया था, पट्टी गया था, तरन तारण गया था, उन शमशानों पे गया था जहां जलाया गया था। जगह खालड़ा की पत्नी से मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने कई सारे लोगों से, वकीलों से इंटरव्यू लिया था, और मैं उन जगह पर शमशानों पर भी गया था। उस समय ये 2 से 4,000 का खेल था, संजय जी, खुद वहां कहा जा रहा था। बाद में सीबीआई की इंफॉर्मेशन में भी 2017 में पूरे पंजाब का था जो उन लोगों ने कहा। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि जो मारे गए उनका क्या, कैसे ये आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि सारे वही होंगे? ये कोई कारण थोड़ा ही है कि साहब जिनको जला दिया गया उनका नाम पता, उनका नाम पता तो था ही नहीं, तो उनमें मरने वाला कौन था ये तुमने कौन कौन चेक किया उसको? लेकिन अच्छा हुआ कि ये फिल्म आई, तो आपको जितना उससे उससे ज्यादा पता चला। मतलब आप ये सोचिए, हमको 89 के थापर इंस्टीट्यूट में जो मारे गए थे बच्चे, 19 बच्चों को मारा गया था, आईआईटीज और वो सबके, और आज तक उसमें आप सोचिए, उसमें जब एफआईआर हुई थी, जेएस बिरदी हुआ करता था एसपी, जेएस बिरदी, हाँ जेएस बिरदी था। आप सोचिए, उसके बाद से उसमें कभी यही पता नहीं चला आपको, 19 लोगों को भून गए, बच्चों को जो आईआईटी के थे, जो अलग अलग देशों के थे, मतलब वहां गए थे, मतलब अलग अलग राज्यों के, कानपुर के और सबके, उन लोगों को भून दिया, हिंदुओं को छाट के हिंदुओं को मारा गया। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब कम से कम वो आ तो रही है सामने, आप पंजाब पे। और इसीलिए बीजेपी भी कभी नहीं बोलती थी, बीजेपी हमेशा इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि उनका एक तो उन्होंने हमेशा से शिरोमणि गुरुद्वारा मतलब अकाली दल के साथ एक वो रखा, तो उन्होंने लगा कि चलिए ठीक है, एक सिख और हिंदू भाईचारे के ऊपर अंग्रेजी सिक्खी की प्रतिनिधि संस्था एसजीपीसी। हाँ, वो तो देखिए, वो तो बनाया ही गया था इसी समय 1922 में, जब इसको बनाया जा रहा था तो सबको 25 मालूम में, था। 1925 में। 25 में, 22 में तो शुरू हो गया था खेल ना, कानड़ सिंह का और उसका, और उसके बाद महात्मा गांधी ने लेटर लिखना शुरू किया था जब इनसे महंतों से मुक्त कराया गया था, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की थी। इतने बड़े मूर्ख थे महात्मा गांधी, क्या मैं कह आपको सकते ये हैं। तो कह रहा हूँ कि मैं तो, आपने कहा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि उसकी स्थापना तब हुई, लेकिन इसके लिए शुरुआत हो चुकी थी आंदोलन की। और मुझे याद है कि उन्होंने इन गुरुद्वारा मुक्ति जो क्या आंदोलन चलाया गया था, गुरुद्वारा मैंने मुक्ति आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज हाँ, उसके समर्थन में थे और महात्मा गांधी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ, आप जानते हैं।
तो हाँ, लेकिन उन्होंने, मैं ये तो जानता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं कह रहे, उन्होंने उसके लिए तो कहा कि नहीं साहब, ये तो ये कहा था कि आजादी की लड़ाई इससे बहुत अच्छा वो हुआ, लेकिन उन्होंने वहीं जो हिंदू मंदिरों को नियंत्रण से मुक्त करने की बात थी वो नहीं की उसी में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश नहीं, में, वो तो गुरुद्वारा मुक्ति आंदोलन तो सीधे-सीधे हिंसात्मक था। हाँ, पूरा इंसान हिंसा का सहारा लिया जा रहा था उसमें। सब हुई, वो तो सब जगह था, उन्होंने निकाला जबरदस्ती, वो था सारा। उसका पूरा समर्थन कर दिया। मैं एक और बड़ी चीज जो मुझे लगी कि हमने कभी भी क्लेम नहीं किया संजय सर, ये बात मुझे बड़ा हैरानी होती है कि हमने अपने मरने वाले लोगों का भी कभी ये सोचा नहीं। याद होगा वो संघ की शाखा में वो बड़ा उससे लिखते हैं कि साहब वो मार दिया उनको उस दिन आके, और अगले दिन फिर संघ के लोग गए और उन्होंने फिर वहीं उसी जगह सभा की और उन्होंने कहा कि भाई हिंदू और सिख एक माँ की दो आंखें हैं, और वो गाना गाया उन्होंने। आप एक भी हिंदू का बात करना बंद हो गया पंजाब में, मतलब आप ये सोचिए। और मैं दो बीच का अंतर बता सकता हूं, अगर आप जाएंगे डाटा पे देखना दर्शकों को, 1981 से 1991 के बीच में किसी किसी शहर में 4% आबादी कम हुई थी हिंदुओं की, क्योंकि जातिगत है वो मतलब वो धार्मिक आधार पे आ जाता है, इसलिए कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, जाके नेट पे देख लेंगे बड़े आराम से। बटाला, मैं तहसीलों के भी नाम, बटाला, पट्टी और आपका गुरदासपुर, तरन तारण, इन सब में जाके देखिए, इनका अमृतसर का डाटा देखिएगा, आपको सबको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। तो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। भाई रवनीत बिट्टू तो सही बोल रहा है, वो बिल्कुल, वो उसने, क्योंकि उसको मुझे हेड ऑन बहुत ही पसंद आया, रवनीत बिट्टू ने कहा कि 25,000 हिंदू इन्होंने मारे, आप बोलते क्यों नहीं हिंदू? 35 जो उसने बोला, उसने 25 का आंकड़ा दिया। अच्छा, मुझे लगता 25,000 है हिंदू 35 मारे, हिंदू बोलते क्यों नहीं है? आप लोग चुप अमरिंदर, क्यों हो? ये उसने बोला कल, आप बोलते हाँ क्यों नहीं हो? ये मैं पहली बार सुन रहा हूं मैं। और ये काम कोई जट सिख ही कर सकता है। ये इनको किसने सही किया था? केपीएस गिल ने, बैत हाँ सिंह ने, वो भी जट हाँ सिख ही थे। हाँ। उनको पता है कि इनको कैसे टैकल करना है। मुझे याद है, मतलब वो पता नहीं, उसका मैं निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सारा था और वो, मुझे जी, हाँ हाँ, कंप्लीट कर लें। मैं तो ये हाँ, कह रहा था कि ये तो ये सतलज आप, आ गई, अच्छा हुआ कि वो खालिस्तानियों के बारे में बात होने लगी। सोशल मीडिया पे इनकी जम के पिटाई हो रही है। वो तब सोशल मीडिया नहीं था ना। अब सोशल मीडिया है तो जो पंजाब के बाहर के लोग हैं वो भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो सारे के जितने भी खालिस्तान के अत्याचार थे, जिनकी बात नहीं होती थी, वो सब आ गए सामने सबके लोगों के। नहीं, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी फिल्में आप और बनाओ, जिन लोगों ने ये बनाई है उनको बनाना चाहिए, क्योंकि आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बात वो अधूरी ये थी कि उन लोगों ने तो उन सब का मतलब आतंकियों के भी वो बना दिए स्मारक, हर जगह उन्होंने फोटो लगा दिए, और आप पे अपने बेगुनाह जो लोग मारे गए उनकी भी कहानी नहीं है। वो कौन सा परिवार छोड़ के भाग गए थे? अभी जो हिंदुओं की आबादी वहां दिखाई जाती है ना संजय जी, वरना जो ये आबादी आप लोग बहुत सारे, ये बिहार और यूपी से गए हुए मजदूरों की है जो बढ़ा था, वरना ये लोग निकल के भाग गए थे वहां से। 81 के बाद, 91 के बाद वहां से सब गायब होने शुरू हो गए थे, मतलब 81 के बाद ही। और जब ढिलवा बस वाला कांड हुआ, उसके बाद कितने कांड हुए, कितने लोगों को मालूम होगा? ज्यादा लालडू ये लोगों को याद आ जाएगा, जिसमें 56 लोग मारे थे हिंदू उतार के। अरे आपके सामने मार रहे यार, आप कह रहे हो कि यार ये बिल्कुल हम लोग इनकी बात कर रहे हो। वो कह रहा अजीत सिंह का वीडियो अब रिलीज हो रहा ना, अब तो सब लोग ले आए। भाई हम लोगों ने तो देखा हुआ था। देखिए हम लोगों ने, चूंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैं उधर जाता था चंडीगढ़ में बचपन में, पीजीआई चंडीगढ़ मेरा, चूंकि हार्ट को दिखाने जाते थे बचपन में। मेरे फादर इधर दिल्ली, हम लोग नहीं आते थे दिल्ली, वेस्टर्न यूपी के लोग बहुत बाद में आना शुरू हुए। उन लोगों के लिए, वेस्टर्न यूपी के लोगों के लिए चंडीगढ़ जाना उनको हमेशा से ज्यादा सहज लगता था, मतलब दूर तो था लेकिन उनको लगता था, शुरू से ही दिल्ली के प्रति ऐसे रहा है। तो अब उसके बाद आप देखिए, उस दौरान मैं जाता था तो बसों में ये खबरें हम लोग सुनते थे, क्योंकि मैं तो उसी समय जा रहा था, पिताई लेके जाते थे हमको बस से। तो मैं अखबार बचपन से पढ़ता हूँ, मतलब जब से मेरी पढ़ने की उम्र आई तब से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उसमें बड़ी हेडिंग आती थी, इतने हिंदू उतार के मार दिए, इतने मार दिए गए। और अचानक फिर मैंने देखा वो कभी टेक्स्ट में बीजेपी ने भी नहीं बनाए, कभी बीजेपी के उसका हिस्सा नहीं रहे। ये पॉलिटिकल नैरेटिव को आप देखिएगा, जब थी लक्ष्मीकांता चावला या वो लोग, वो लिखते रहे। वो शिक्षा मंत्री रही है, बहुत हार्ड एंड स्टैंड रखती थी, वो बाकायदा बोलती थी भाई कि ये क्या है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो।
ये कैसे कहा जा सकता है? अच्छा एक बात बताइए, 38% हिंदू होने पे एक सिख मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मतलब ये एक आपने ये तय कर दिया, ये कौन सी बात है? और फिर आप ये कह रहे हो कि 1.5% पे आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं, सेना के जनरल बना सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में आप नहीं बना सकते, वहां भी आप 38% है। हाँ, मैं यही सब जगह मजाक होके रह गया ना। नहीं, लेकिन उसके लिए तो आपने स्पेशल प्रोविजन आपने तब दे दिया था, इसके लिए कौन सा प्रोविजन आपने दिया भाई? अब आप जम्मू कश्मीर का ही देख लीजिए, मजे की बात यह है कि वो उमर अब्दुल्ला मीर वाइस को बुला बुला के स्टेट की मांग कर रहा है अलग, कि साहब स्टेट हुड दीजिए। अरे भाई, जम्मू वाले इतने दिन से कह रहे हैं कि यार हमको कॉलोनी बना के रखा हुआ है 70-75 साल से, हमको अलग स्टेट दो। और जम्मू वाला जो है वो कोई धार्मिक मांग भी नहीं है, रीजनल मांग है, उसमें सारे शामिल हैं। उसमें वो आपके वो गुज्जर और नॉन कश्मीरी वो सब कह रहे हैं कि सारे ये कश्मीरी हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अरे कश्मीरियों पर अत्याचार तो देख लो ना, पीओजेके में चिल्ला रहे हैं वो। तो ये जो है ना, ये हमारी सरकारों की एक ये विचित्र परंपरा रही है कि नहीं साहब, हिंदू हित के बारे में कुछ मत बोलो। चलो बीजेपी आई तब से तो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, कम से कम 4-5 ऐसे लोग तो क्रिएट कर दिए जो रोज बोलते हैं हिंदुओं के बारे में। हमारे योगी बाबा और हेमंत और नाथ शुभेंदु, और बीच बीच में देवेंद्र जी भी बोलते हैं, और देखा देखी जो है वो बाकी जो नॉन एग्जिस्टेंट टाइप के लोग हैं वो भी बोल देते हैं। तो नहीं, एक तो बड़ी चीज ये हो गई कि इस फिल्म के बहाने मैं तो ये मानूंगा सर, हिंदुओं का जितना बड़ी अत्याचार, भाई आपका कोई लेना देना नहीं था। उसने याद है वो अजीत सिंह का जो दिया गया था, वो जो एक उसका दे रखा है सिख गुरु या क्या, मतलब वो है जो मतलब उनका अकाल तक किसका है वो जत्थेदार है या कुछ ऐसी है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। वो कह रहा कि हम 50,000 हिंदुओं को काट देंगे अगर इन्होंने ये नहीं किया। लोग ताली बजा रहे वहां। नहीं, भिंडरा वाले ने 5,000 हिंदुओं का था, घर छोड़ा नहीं गया। एक और है, वो है नेट पे है, बाकायदा उपलब्ध है, उसकी ओरिजिनल फुटेज है, वो कह रहा है। वो हर आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई वो कुछ भी आपकी लड़ाई चल रही है, आपस में आप लड़ रहे हो छोड़ा इन्होंने तो, हरचरण सिंह लोंगोवाल तक को तो मार दिया था। हाँ, अरे वो तो फिर वो कहानी तो इतनी लंबी चली जाएगी कि डीआईजी अटवाल जो दर्शनी करने गया, डीआईजी उसकी लाश नहीं उठाई, उसी पुलिस वालों ने घंटों तक वो लाश पड़ी रही वहां। तो किस किस को नहीं मारा भाई, किस किस को नहीं मारा ये पता होना चाहिए ना। ये तो कोई वो नहीं ना कि किसको मारा किसको नहीं मारा, ये तो अभी वहां ये बात तो और दूर तक चली जाएगी कि क्या क्या हुआ। दर्शन सिंह चान्ना के इंटरव्यू पढ़े, वो जो इस तरह के कैट बने थे कमांडो। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि कई एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने उस दौरान में बहुत कुछ अच्छी कवरेज मुझे मिली करने के लिए। अजीत सिंह पूला हुआ करता था एक नियंग, जिसने गुरुद्वारा कमजालिया पूला में, ठीक है, शायद 90 किलोमीटर या कुछ इतने दूर था। मैं तब गया था 2005 या 4 में गया शायद, या 3 में गया उसका इंटरव्यू लेने। उसने बहुत सारे आतंकवादियों को मरवाया, कैट था पहले, वो आतंकवादी था, फिर बाद में वो कैट हो गया था। और उसके बाद जब उस पर बहुत सारे आरोप लगे कि उसने मार के वहां शायद कुछ वो हो जाता था, आंखें निकाल ली गई, ऐसी करे, इस तरह की कहानियां बहुत चली। तो मैं उसकी स्टोरी करने गया, बल्कि मुझसे बाद में मेरे बॉस ने पूछा भी कि यार तुझे डर नहीं लगा उससे आगे? मैंने कहा यार मुझे क्या डर लग रहा, मैं रिपोर्टर हूं, मैंने भेजा कार्ड, उन्होंने मिलवा लिया, मैं जाके मिलाया। कहने लेकिन तू सीधा ही चला गया। मैंने कहा सीधा चला गया, क्योंकि हमारा जो वहां का रिपोर्टर था वो बता रहा था कि नहीं नहीं, उसको साथ सीधा रिपोर्टर नहीं भेजना, ये नहीं भेजना। उसके बाद आप जानते हैं उसमें क्या हुआ, इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि बाद में उसका मर्डर हो गया। 2007-8 में जेल के अंदर था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब सरकारें आई तो कुछ कैट की भूमिका चेक की गई, तो उसको जेल के अंदर था, तो जेल के अंदर जला के मार दिया उसको। तो मैं खबर पढ़ने लगा। आप जानते हैं क्या, जब पकड़ा गया था, हालांकि वो छूट गया, मतलब जिसमें मारने का वो खुद कह रहा मैं नहीं मारा था, उसको 4-6-8 साल में ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि भाई सरकार इसी तरह से काम कर।
तो उसने कहा कि मैंने कैसे मारा, मैं नाई की दुकान पे या कहीं बैठा था, वो क्या बैठा था वो पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। तो उसने कहा मैंने अखबार में पढ़ा, किसी हिंदुस्तान या कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि कैसे एक नरसंहार करने वाला ये कैट था, इसने ऐसे मारे और सिखों को ऐसे मारा, बच्चियों को गोली मार दी, एक परिवार को मार दिया। कह रहा मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं इसको जाके मार दूंगा। तो उन्होंने मार दिया, जेल में जाके मार दिया। ये सारी कहानियां कम से कम इस देश को पता तो होनी चाहिए कि हुआ क्या था। ठीक है, आप इस तरह से मैंने कहा ना कि आपको खालड़ा का भाई अकाली दल का मेंबर था और करना वहां तक जाते जाते कनाडा तक वो 25,000 कर दिया, बाद में वो इंसाफ, है वो ना? तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप हमारे वैसे भी जो है वो अंग्रेज़ों से ही सीखा है उन्होंने, अंग्रेज़ी सीखी है ना, तो वो अंग्रेज़ों से सीखी हुई चीज़ें सब बड़ी आसानी से कर लेते हैं। नैरेटिव बनाना अच्छा आता है उनको। ये अलग बात है कि इस बार जो है वो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में, कोई भाव नहीं मिला। नहीं, अभी तो पीएम जा रहे हैं ना, अभी जुलाई में तो अभी फिर शुरू हो गया। अभी वहां 15 या 17 जुलाई को जाना है पंजाब के दौरे पे। तो अभी वो गुरपंत सिंह पन्नू वो जो है ये कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो नाटक दीवार पे लिखवा देता है, बस पे लिखवा देता है, उस पे क्या नाम, रेलवे के डब्बों पे 2 पे लिखवा दिया उनने, पीएम को लेके वो जो देते हैं नारे वारे। लेकिन कम से कम इस बहाने ये सवाल तो खड़ा हुआ कि यार उन हजारों हिंदुओं का क्या लेना है, वो तुमको रोक नहीं रहे थे, वो किसी ने आके सड़क पे कोई, अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे हिंदू मारे गए, ये जो नाटक कांग्रेस ने किया था कि साहब वो मुस्लिम उनको मारने के लिए, याद होगा आपको, मुस्लिम मारने के लिए कि साहब मुस्लिम जो हिंदू सेफरन टेरर जब कहा गया कि साहब वो हिंदुओं की हत्या हो रही इसलिए वो खड़े हो गए। हिंदुओं की हत्या तो कश्मीर में भी हुई, वहां नहीं खड़े हुए। पंजाब में तो इतनी हत्याएं हो गई कि कश्मीर तो उसके सामने कुछ भी नहीं रहा। कश्मीर से तो उनको उठा के भागना पड़ा। पंजाब में तो उन्होंने लगातार मतलब एक तरह से उन्होंने कानूनी बना लिया था कि अगर कोई आपस में दो लड़ रहे हैं, इधर से आतंकी लड़ रहा है, इधर से पुलिस वाला लड़ रहा है, उधर से बेचारा कोई हिंदू जा रहा है, दोनों ने मिलकर उसी को मार दिया कि चल आज शांति होगी, कल फिर दूसरा ढूंढेंगे। भाई वो जो इंटरव्यू था उसका, बिल्कुल वो हमने देखा ना, अभी शेखर गुप्ता ने इस पे बड़ा अच्छा वो किया। वो चूंकि उस दौरान उनकी किताब भी मेरे पास से दास भट्टल हुमाक चली की, और शेखर गुप्ता ने उस जमाने में अच्छी रिपोर्टिंग की थी। अच्छी रिपोर्टिंग की, तो उसने शेखर गुप्ता, तवलीन सिंह, इन्होंने दोनों ने उस समय बहुत अच्छी रिपोर्टिंग पंजाब पे बहुत अच्छा काम किया उसने। और उसपे उसने बताया कि जब वो जा रहा था कवर करने तो वहां उसको रोक लिया, तो जब उसमें था तो उसने कहा तुम क्या हो, तो सबने बाकायदा वर्दी लगाई हुई, वो आतंकियों ने रोक लिया। तो उसने कहा साहब मैं मेजर जनरल हूँ। वो तो उसने कहा कि क्या, वो तुम कब बनोगे, कह रहा है कि साहब मैंने 97 लोग मारे, 93 लोग मारे, अभी 3 कम है, 7 कम है, मैं तब लेफ्टिनेंट जनरल बनूंगा। तो उसने कहा कि अरे तो 7 का मतलब ये कैसे, कह रहे नहीं किसी और को मारने पे नहीं, हिंदुओं को मारने पे, या तो 1-2 पुलिस वाले मार दूं मैं 3, क्योंकि 1 पुलिस वाला 3 हिंदुओं के बराबर है, और नहीं तो मुझे 300 मारने पे वहां वो दे रहे थे। ये वो बता रहा बाकायदा। तो ये मतलब आप सोच के देखिए, क्या गाय है, बकरी है, मतलब वो गाय कह रहा है भैंस है, क्या है, क्या बकरी, और कोई लेना देना है। और अच्छा कोई हिंदू एक साथ कभी 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 एक्ट नहीं करता, कभी उसने एक्ट भी नहीं किया कि भाई वो कोई पंजाब के लिए खड़े हो गए हों कि हाँ हम लोग परेशानी। 1984 का जो दंगा है वो सिखों के खिलाफ जो भी जो नरसंहार किया गया, जो बहुत ही मतलब बहुत ही घृणित था, लेकिन वो सब कांग्रेसियों का था। अरे मैं तो उस समय दिल्ली में था, पढ़ाई कर रहा था, इसकी सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए गया हुआ था दिल्ली, वहां पर किराए पे लेकर रह रहा था। और आप तो रह भी उसी इलाके में रहे होंगे। टैगोर गार्डन में। अच्छा, टैगोर गार्डन, तो टैगोर उसी गार्डन है, तरफ। तो वहाँ तो हमने बाकायदा उस समय 3-4 दिनों में वो डिफेंस स्क्वाड बनाए, और सारे हिंदू जो थे वो सब बाहर रात में पहरा देते थे। जितने भी सिख थे उनको सबको टैगोर गार्डन के बीच में ले लिया गया। ये सब काम तो हम लोग कर रहे थे। मैं तो खुद उसका उसका हिस्सा था। उसी तरह सिख क्योंकि व्यापारियों को हमारे जो मकान मालिक थे, जिनके यहाँ किराए पे मैं रह रहा था, उनके 3 लड़कियाँ थीं, उनके कोई लड़का था नहीं। तो फिर वो मुझको कॉल किया गया। मैं आया, मैंने अपनी सेवाएँ दी। 3 दिन तक रात-रात भर जाग के ये किया करते थे। तो ऑर्डिनरी हिंदू ने तो बचाया उनको, और खुशवंत सिंह ने खुद एडमिट किया कि भई बचाया उनको, आरएसएस वालों ने बचाया।
नहीं, बहुत सारों ने लिखा, सब लिख रहे हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को देख रहे हैं, दरअसल सर उनको देखना होता है जो तालियां बजा नहीं, रहे होते हैं। मैं तो ये सारी बात एक तरफ, मैं तो रवनीत सिंह बिट्टू का प्रशंसक इसलिए बन गया कि इन बदमाशों का जो नैरेटिव स्विंग करते हैं और उनके विरुद्ध बीजेपी आरएसएस वाला आज तक कोई खुल के नहीं बोला, उनके खिलाफ उसने खुल के बोला। भाई देखो उसके तो और बाबा ये ने एक है, ये इस सतलज प्रकरण का एक ये बहुत अच्छा एक आउटकम है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये अच्छा आउटकम आया, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये तो अच्छा हुआ कि तुमने ये काट ला, क्योंकि देखिए वो तो सच सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस चला, उनको सजा हुई, जिन लोगों ने खालड़ा को मारा उनको सजा हुई सर, तो ये कैसे कह देंगे कि इंसाफ नहीं हुआ। फिर तो जो अब चलिए थोड़ा सा टॉपिक, ये लंबा हो गया, ये अनप्लान्ड टॉपिक आ गया बीच में, लेकिन बहुत अच्छी बात हो गई इसके ऊपर। अब बताइए साहब, चंपत राय जी का क्या होगा? सर चंपत राय जी तो बड़े चौड़े से बोल रहे हैं कि हे, हम अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। चंपत राय जी ने कहा कि मैं निष्कलंक होकर अयोध्या से जाऊंगा। अब वो कौन सा जादू होगा कि जो आस्थाएं टूट जाएंगी। आज भी देख रहे थे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जो वहां अयोध्या में है कि अभी तक बाजार वापस नहीं हो पा रहा, सब चीजें नहीं हो पा रही। हालांकि अब तो बारिश वारिश का सीजन हो रहा, तो लोग आना शुरू करेंगे, गर्मी खत्म हो गई है, जून जुलाई। लेकिन जैसा भी है ये सब था। देखिए अभी साहब, सावन के महीने में तो वैसे भी सारी भीड़ जो है वो शिव मंदिरों की तरफ चली जाती है, अभी कावड़ यात्रा हो जाएगी और सब। वैसे भी वहां जून अ, जुलाई का अयोध्या में बहुत ही गर्मी को लेके जिस तरह का हाल रहता है आपको मालूम है। वैसे भी पहले भी कम ही होता था, लेकिन फिर भी लोग तो देखिए जब एक घटना होती है सर, सब निगाह तो उसी पे लगाते हैं। तो वो सब बड़ा मामला मुझे लगता है कि रहा है। अब देखने की बात है कि उस कितनी देर तक वो और चलेगा। लेकिन चंपत राय वीएचपी अभी उनके साथ खड़ी, ये बात अगर है, संघ भी है, उनको बहुत ज्यादा लोगों ने चाहे जो भी लिख दिया हो, लेकिन उस मीटिंग के अंदर अगर उसके बातचीत जो बाद में बाहर आई उसमें यही है कि सबने कहा कि साहब उनको जो है विश्वास में उनके साथ ठगी हो गई, वो तो विश्वास में ठगे गए। अनिल मिश्रा को अब ये कोशिश की जा रही है कि अनिल मिश्रा मतलब विश्वास में ठगे गए तो ये हाँ, कह सकते हैं कि साहब कि वो एक अक्षम प्रशासक थे। हाँ ये तो इसीलिए उन्होंने हटा भी दिया ना, उसी का खेल हुआ। अब वो कह रहे कि मैं निष्कलंक, भाई निष्कलंक आप कैसे हो जाओगे, जो लगना था वो तो लग गया, वो तो आपका हो गया। भाई सारे सामान वापस करके उन्होंने दिखाए भी है कि ये से सब थे वो। ये हो गया 40। देखिए जितने फुटेज डिलीट हुए उन सब का तो कोई अभी तक नहीं हो पा रहा। रोज एक नई कहानी आ जाती है कि साहब उनको वो रिट्रीव किया जा रहा, वो सब किया जा रहा, वो तो संभव है नहीं। मुझे नहीं लगता। अब धीरे धीरे मामला भी आपने देखा होगा ठंडा होता जा रहा है। अब वो ना कोई उसमें पूछ रहा, हालांकि कल शायद टिन्नू को रिमांड पे लेने के लिए पहली बार वो करेगी, पुलिस रिमांड लेने के लिए अप्लाई करेगी, अपना एप्लीकेशन देगी, मूव करेगी कोर्ट में पुलिस, क्योंकि अब तक उन सब से पूछताछ हो चुकी है और उनसे कोई ऐसा बहुत रिवीलिंग फैक्ट नहीं आया। जो अमूमन मुझे, मैं एक चीज शुरू में ही कह रहा था कि सर ये चाहे जितना भी हो, ये एक चढ़ावा चोरी का जो एक छोट वो होता है ना कि कई बार हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था दुकान पे किस तरह से एक हमारा वो जो जानने वाला था वो कैसे दुकान में से सामान ले लेता था, उसी तरह से इन्होंने किया। ये गड्डियां, चूंकि पैसा बहुत आ रहा था, लोग गिन नहीं रहे, और वहां चंपत राय जैसा प्रशासक था जिसका ये कहना था कि ये सोने की चीज क्यों ले आए, मैंने ये दरवाजे सोने के बनवा दिए, 60 करोड़ का एक दरवाजा है, ये पुजारियों का इसका कत्ल हो जाएगा, पुजारी की कोई गर्दन काट जाएगा। अयोध्या के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये तो उनके वर्ड हैं, इस समय पढ़े नेट पे। तो आप उसमें ये नहीं मान सकते कि कोई इसमें बहुत बड़ा इस तरह की लूट हुई होगी। उन्होंने दरअसल जो लोग ऐसे आगे, बस हमने देखा है कि वो कंगन पहने हुए थे, कंगन डाल दिए सोने के, बहुत सारे लोगों ने वो डाल दिए। वो एक अनप्लान्ड जो चढ़ावा नहीं होता कि आप अपनी जेब से निकाल के डालते हैं, हुंडी में डाल दिया, वो डाल दिया, आप तय करके जाते हैं, लेकिन आप डालते उसमें जो हुंडी बनी हुई थी और या जो दान पात्र बने हुए थे। तो वो उनमें से उन्होंने बहुत बड़े मोटे लेवल पे किया। लेकिन जिनकी रजिस्ट्री है 2200 सामान है, वो कह रहे हैं 2200 के 2200 है, और वो एसआईटी ने चेक किए हैं। कुछ तो उन्होंने जो गायब होने वाले थे वो तो लाके ही दिखा दिए। तो इसीलिए मैं अभी भी मानता हूं कि ये कई बार हो सकता है, आप इसको अगर आप रोज के हिसाब से भी 1-2 लाख का जोड़ लेंगे तो कितना, 30 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 60 लाख के हिसाब से आप 12 जान लीजिए, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये जो कह रहे
आप देख रहे होंगे कि वो लोग वहां तक पहुंच गए कि साहब ब्रीफ केस भर के दिल्ली जाता था, एक ब्रीफ केस भर के वहां ले जाता था। ये तो सब उड़ान है, कल्पनाओं की कितनी भी उड़ा सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल तौर पे अगर वहां देखा जाए कि अभी भी मेरा मानना ये भी है कि व्यक्तिगत तौर पे चंपत राय का उससे लेना देना नहीं होगा, लूट से, ये मेरा मानना। लेकिन हाँ, लेकिन जो अखिलेश ने पिच बदली है, वो अखिलेश की अविमुक्तेश्वर के साथ जो जुगलबंदी चल रही है, तो योगी वो जी तो की पिच पे खेल के वो कहाँ जाएंगे? दरअसल उनको ये यकीन हो गया संजय सर कि मुस्लिम वोट उनसे टूट नहीं रहा, क्योंकि अब बसपा बहुत कमजोर हो गई, कमजोर ही नहीं बहुत कमजोर हो गई। और इस बार अगर वो अपना 9 पॉइंट वोट भी बचा पाई तो आश्चर्य हो। पिछली बार उसका जो लोकसभा 2024 में जिस तरह से 22 से 24 तक में उसने 3.5% वोट खोया है, अगर इस तरह से और 3% खो दिया तो ये तो चूंकि समाजवादी पार्टी पे गया था पिछली बार का वोट बैंक, अगर हम लोग वोट शेयर की तरह से देखें तो मुझे लगता है कि उनको ये पूरा यकीन हो गया कि भाई ये मेरे वोट मजबूत है, मुस्लिम वोट। तो अब मुझे जो बिखराव लाना ये इनमें लाना, जो पिछली बार उनको लगा था कि भाई कुछ इसमें से जो बसपा के वोट टूटे कुछ अलग जगह पर। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, आप 24 में देखेंगे और 22 में देखेंगे, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा देता हूं। बीजेपी का 41.69 पहले था वोट शेयर 2022 में, मतलब बीजेपी का वोट शेयर। और जानते हैं 2024 में भी बीजेपी का 41.67 हो गया, उसका बढ़ गया। सपा बढ़ा है और सपा का भी उतना ही रहा, सपा का वोट बैंक भी लगभग उतना रहा, 1 से 1.5% बढ़ा। तो ये कोई ओपन गेम है, वो उनको अपनी वोट बढ़ानी पड़ेगी। और पिछली बार ये मानना पड़ेगा कि अखिलेश ने जो 2024 का जो दांव चला था वो मैंने अभी तक नहीं देखा था, बाकी किसी ने नहीं, आपने भी शायद नहीं देखा होगा, या आपके जहन में आता है तो आप मुझे जरूर करेक्ट करें कि किसी जनरल सीट पे आपने दलित कब लड़ाया था। देखिए, जनरल सीट पे दलित लड़ाने की परिपाटी राजस्थान में पुरानी है, नहीं, खासतौर से। राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, यूपी की बात नहीं, कर रहा मैं उसी चीज़ पे बता रहा हूँ ना कि वो क्या है कि वो थियरी जो है वो एक डिमिनिशिंग रिटर्न वाली थियरी है। वो एक बार काम कर जाती है, वह अगली बार काम नहीं करती। ये हम भाई। राजस्थान अब में देखते हैं, वो जो है हमारे खास तौर से जो मीणा वाले हैं ना, उनको जो है वो लड़ाया जाता है जनरल सीट पे कि साहब मीणा वोट मिल जाएँगे और वो मिल जाएँगे और ये जीत जाएँगे। लेकिन वो एक बार ही होता है, अगली बार सारे के सारे मिलके उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं, वो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मैं ये आप जो कह रहे हैं ये बात आप थियरी आपके पास है तो आप जान पा रहे होंगे, लेकिन मैं यूपी को समझ पा रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा। और दोनों में से उसका एक्सपेरिमेंट वो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, जिसको वो, अब मुझे नहीं पता वो दोहराए जाने पे कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि 2024 में इतना, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड में देख चुका, किसी पे नहीं लड़ाया, तो वो उसने एक मूव किया तो अयोध्या में ही हरा दिया। भाई अयोध्या जैसी सीट कुछ भी नहीं कही तो अयोध्या में साहब लल्लू सिंह को तो कोई भी हरा देता। सर वो अवधेश जीता तो था पिछली बार, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता ना अवधेश कि वो, प्रसाद, जो हाल था लल्लू सिंह का। नहीं अब वो उससे पहले योगी जी ने स्वयं कहा कि इसको मत लड़ाओ भैया, किसी और को लड़ा दो। मैं क्या कह रहा हूँ 2019 में भी उसका ऐसा हाल था सर, मैं तो घूमता हूँ ना, मैं गया हूँ हर बार चुनाव कवर करने गया, उसका हाल हमेशा ही ऐसा रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता, वो उस दिन पूजा करता है, वहीं अपना मंदिर है उसके, ऐसे ऐसे करता है, और हम लोगों को कहा जाता है वहीं सुबह 7:03 पे वो वहां पूजा करेंगे, हम सब लोग पहुंच जाते हैं, वहीं से वॉक थ्रू करते हैं, इन्होंने जीत के लिए ये किया, तो मैंने हर बार किया। सवाल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे बहुत जीत हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा कि देखिए राजनीति में सर आप ठीक है, हम लोग इस समय यही मान सकते हैं या आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में एक्सपेरिमेंट बहुत कीमती होते हैं, और कई बार नहीं चल जाता तो हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं चला, लेकिन आदमी कोई करे तो मूव तो करे, उसने किया पिछली बार। और मैंने अभी बता रहा ना कि अभी बीजेपी की टोली तो मैंने नहीं देखी, लेकिन उनकी मैं दसियों देख चुका, अलग अलग जगह पर वो भेज रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो सर चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अभी भी योगी आदित्यनाथ, मैंने तो अब आपको कहा ही है कि अभी भी बीजेपी का वोट बैंक नहीं खिसका, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि वोट बैंक उनका उतना ही है, लेकिन उसके वोट बैंक को ये एक जो अखिलेश है, आप देखो कि कितना ज्यादा, कितना यू टर्न है, आप ये देखिए कितना यू टर्न है, ये यू टर्न है। जब आप अभी मुक्तेश्वर आनंद, जिसको आपने लाठियां बजाई खूब अच्छे से 2007 में, उसको अब आप ये कह रहे हो कि सनातन ही जो है, समाजवाद ही सनातन है, आपने कहा ना बैठ के, तो ये एक बड़ा मतलब वोट के लिए
अच्छा, ओवैसी का क्या इम्पैक्ट होगा बताओ आप? ओवैसी का सर मुझे लगता है इस बार थोड़ा-सा तो उसको बेहतर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। पिछली बार तो उसका बेचारे का ऐसा ही रह गया था, बस उसपे एक बार वो गोली चलने वाला सनसनी बन गई थी वो वहाँ जो उस पर टोल पे। हालाँकि उसकी भीड़ बहुत थी, भीड़ उस समय भी थी। उसको युवा जो है मैं देख रहा था, मैं कहाँ-कहाँ घूम रहा था, हाँ, मुरादाबाद के आस-पास के इलाकों में, अमरोहा के मैं घूम रहा था, तो युवा उछल-उछल के बोल रहे थे, चूँकि मैं तो सब जगह जाता हूँ, अंदर तक जाता हूँ कि जहाँ भी गाँव के अंदर हो, जहाँ खास तौर से मुझे इंटरेस्ट आता है गाँव के अंदर, गाँव क्या सोचते हैं, तो उसी से पता चलता है। तो वहाँ वो सब कह रहे थे, कहने नहीं, नहीं अब इस बार ओवैसी भाई को देना है, ओवैसी साहब बोलते हैं, ओवैसी साहब को देना है। तो मैंने कहा भाई यार ये उसके बाद पता चला बेचारे की सारी जगह जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाना बहुत दूसरी बात है, वो दाइयों 3 अंकों में नहीं आ रहा था कहीं-कहीं। तो ये लेकिन इस बार जो है उसने जो मुझे लगता है कि उस पे जोश चढ़ा है, उसको मुंबई की जो निकायों की चुनाव महाराष्ट्र के ना सर, उसका बड़ा अच्छा असर और बिहार में उसने अपनी 5 की 5 सीटें रिटेन कर ली, इसके बावजूद कि 4 भाग गए थे। ये भी एक अच्छा मैसेज गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां वो लोग अपने दम से जिता सकते हैं मुस्लिम वोट बैंक अच्छा, एक विधानसभा बात में। और भी देखी गई है, इस बार मुस्लिम मतों में बिखराव देखा गया है, बंगाल में भी देखा गया है, बिहार में भी देखा बंगाल गया में है दिखा, और महाराष्ट्र में लेकिन भी वो देखा गया है। नहीं, लेकिन वो असम में नहीं दिखा। असम में तो उसको इर्रेलेवेंट कर दिया है ना हमारे भाई ने। कर दिया लेकिन हेमंत होता है बिश्व शर्मा ने। सर, वो तो इर्रिलेवेंट तो यहाँ योगी जी ने भी भाई कर ही दिया। वो 3/4 मेजॉरिटी हाँ, लेके आए हैं। कहीं भी योगी मैं जी कह रहा 3/4 लेके ना इर्रिलेवेंट आ तो जाएं। योगी जी कर दे, लेकिन वो बिखराव यहाँ अगर थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, चूंकि मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मोटेरा मोटेरा वो जो बहराइच वाली सीट है, मटरा क्या नाम उसका, मोटेरा, या जहां से उसने अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट अनाउंस किया, जिसमें गाजी सलार मसूद की दरगाह आती है बहराइच की, वहीं से उसने कहा है कि ये लड़ेंगे। ऐसी सीटों पर जरूर मुझे लगता है कि वो गणित और, लेकिन एक बात और जानिएगा, 11-12 सीटें ऐसी जरूर है जहां संख्या हारने वाले की थी, जितने वोट थी, जितने वोटों से हारा उससे ज्यादा इसने लिया था। और ये तो इसके वोट तो भाई समाजवादी पार्टी के वोट है सर, वो बीजेपी के वोट तो है नहीं। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग तो दिखेगा। और इस बार ये भी टेस्ट होगा कि क्या ओवैसी का फैलाव हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हम लोग अब अक्सर बात कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, ये देखना जरूरी है। क्योंकि बंगाल में भी ये आदमी गया था और उसके बाद जब हुमायूं कबीर दोनों पे जीत गया, इसको बाद में दुख हुआ होगा कि मैंने खामखा में जोश में आके उससे रिश्ता तोड़ लिया था। वो एक हाँ, तो फर्जी स्टिंग में साथ-साथ रहते हैं तो ठीक रहता है उनका, बिल्कुल सही तो बात ठीक रहता। है। तो अब ये बताएँ कि ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या सूचना है आपके पास? सर देखिए अभी भी कुछ तो जरूरत है, लेकिन हाँ वो पास कराने के मूड में तो है। पहली बार ऐसा लग रहा, क्योंकि ये तोड़फोड़ मुझे लगता है कि ऐसी तोड़फोड़ तभी होती है जब उस हार को अच्छी से बदल के वापस पैक करके अच्छे से उसमें देने का मूड है मोदी जी का। क्योंकि जब हम लोगों ने पहली बार देखा था 12 साल में पहली बार कोई बिल जिसको सरकार ने मूव किया और इस तरह हुआ हो, तो बड़ा मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है और हो जाना चाहिए इस बार। वो जो जिस तरह से उन्होंने अपना गाड़ा डाला हुआ डीएमके वालों पे, अगर वो मूव होता है कामयाब तो फिर हो जाएगा संख्या, वरना तो 117 अभी तक तो हुई है उनकी, 117, 152, 53 है, 11 मेरे विचार से 11-12 और चाहिए उनको, जिसमें से अगर वो इस्तीफा देंगे तो इतनी जल्दी चुनाव तो नहीं होगा, बस संख्या कम हो सकती है। ये सुन रहे थे कल तक कि एक कर्नाटक से, उससे बंगाल से एक इस्तीफा और होने वाला है राज्यसभा में, लेकिन वो अभी हुआ तो है। राज्यसभा का तो हो जाएगा, लोकसभा की प्रॉब्लम है। लोकसभा में भी इनके पास अभी इतना तो नहीं है, क्योंकि वो 8 सांसद तो मुझे लगता है कि उनमें से जो 6 या 5 तो वो भी जा चुके ऑपरेशन तुतारी वाले। क्योंकि अगर हम लोग ये सुन रहे हैं कि खुद वो जाके मिल रहे हैं और कोई ऐसे अनायास तो मिलते नहीं, शरद पवार जो है वो जाके मिल लिए, शिंदे से मिल लिए, क्योंकि और मैं मान लेता कि चलिए ऐसे ही मिल लिए, जैसे ही संजय राउत ने गाली दी उसके बाद वो भी देने लगा पृथ्वीराज चौहान, तो इसका मतलब है उनके भी जा रहे हैं, उनके भी जा रहे हैं। तो देखना है कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट होता है या डीएमके की, वो जरूर इंटरेस्टिंग होगा। अगर कोई बहिर्गमन करे, कुछ करे या क्या होता है, वो कैसे करेंगे समझ में, लेकिन हाँ दृढ़ प्रतिज्ञ दिख रहे हैं वो लोग।
अगर उनके लोगों से नीचे बात करें। ऊपर वो दोनों क्या सोचते हैं उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आप तब से अब तक हम लोग मंत्रिमंडल कितना विस्तार कर चुके हैं उनके ऊपर, उनके जो अब देख रहे होगे हम लोगों ने वो प्रधानमंत्री बना दिया, हम लोगों ने डिप्टी से वो भी बदल दिया, हमने रक्षा मंत्री भी बदल दिया, हम लोगों ने बहुत सारे कुछ बदल दिया। और किसके कहने पे बदले? वो जो बीजेपी को रोज कवर करते हैं, जो रोज ये बताते हैं कि उन्होंने अमित शाह जी के साथ चाय पी है। तो इसीलिए इन दोनों का वो सोचते क्या है, हो सकता है कि वो कुछ और ही कर रहे हो, ये भी है, ये भी कहा जा सकता है। चलिए तो फिर अब यही इसी पॉइंट पे आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।